Yeah. So last time we discussed we discussed up to the idea of denaturation. ठीक है. So let's finish this off and then start with the new one. ये अब लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, छोटा सा है इस चैप्टर का, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें से, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. एंजाइम्स का जो पोर्शन है यहाँ पे, एंजाइम्स का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज a continuation of proteins because obviously all enzymes are proteins, we know that, right? Now the idea of enzymes, what we need to understand from two aspects, one chemistry aspect, one biology aspect, both. तो बायोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ एंजाइम्स का काम, ठीक है, बायोलॉजी के हिसाब से अगर अपन एंजाइम्स की बात करें, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो एंजाइम्स की बायोलॉजिकल एक्शन is based on its specificity. What kind of specificity is it? It's the substrate specificity. समझ रहे हो? सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब क्या? इसका अर्थ क्या है कि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर या एक सर्टन सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा. एंड द एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली ऑल्सो, वी नो दिस. ओके, सो इसमें तो कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ, जैसे कि माल्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला माल्टेज, वैसे ही लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला लाइपेज और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोटीज. इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली. वो एक्सेप्शन बायोलॉजी में आपको पता होने चाहिए. जब आप बायो पढ़ते हो तो वो एक्सेप्शन पता होनी चाहिए आपको. जैसे कि let me just give you the example of that exception. All enzymes end with the suffix ase, बरोबर ना? एज. इसके कुछ एक्सेप्शंस आपने बायो में पढ़े हैं. कौन से? सम एक्सेप्शंस लाइक ट्रिप्सिन, है ना, काइमोट्रिप्सिन. अच्छा, ट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिन में फर्क क्या है? अच्छा, वो आपने पूछ लिया. हाँ, तो उसको हम एंजाइम में नहीं गिन रहे, हम जो एक्टिव एंजाइम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन को मैं नहीं गिन रहा, ठीक है. बट हाँ, ये जरूर है कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जो एक्टिव फॉर्म्स हैं, इनके अगर आप जेन लिखते हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म्स है. ना एवरी एंजाइम, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि सर व्हाट अबाउट काइमोट्रिप्सिनोजेन, है ना. तो काइमोट्रिप्सिनोजेन या ट्रिप्सिनोजेन जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो कैसे कन्वर्ट होंगे? दे विल रिक्वायर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस. यस, वी स्टडीड दैट इन बायोलॉजी कि वो एक्टिवेट होते हैं एट अ सर्टन स्पेसिफिक पीएच. किसी को अल्कलाइन पीएच चाहिए, किसी को एसिडिक पीएच चाहिए. which also tells you another property of enzymes, that enzymes function at a specific pH and specific, yes, and at a specific temperature also. इसके लिए उनकी एक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक टेम्परेचर से रिलेटेड उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनको कहा जाता है थर्मोलेबाइल. जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स है ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है थर्मोलेबाइल, विच मीन्स एट हायर टेम्परेचर्स. मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया, हाई फीवर वगैरह के केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो टिश्यूज़ का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उस समय वो एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा. हाँ, तो इसीलिए फीवर में हमारे बॉडी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज आवर एंजाइम्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. सही है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. खैर, अब जरा केमिस्ट्री की बात करते हैं. ये तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया जो हमको पता होना चाहिए एज नीट स्टूडेंट्स. बट जो इसकी अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो क्या है, ठीक है, तो ये सब बाकी फालतू है. अच्छा, बाय द वे, और एक चीज़, हाँ, केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं ना.
उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें, ये तो आपको पता ही है वैसे। फिर उसमें दो टाइप आते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, है ना। कैटाबॉलिक मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, एनाबॉलिक मतलब सिंथेसाइज करना, ठीक है। रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक, नॉट कैटाबॉलिक, नॉट एनाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक, यस। अच्छा, सो बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बेसिकली कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, ये मैं पहले भी लेक्चर में कह चुका हूं। All the enzymes, almost all the enzymes are globular proteins. Majority of them are globular proteins. Some can be fibrous, but majority are globular proteins. Now, enzymes are specific. जो मैंने word use किया ना, बहुत ही important वाला specific, जो मैंने word use किया था specificity. Specific for a substrate. ये NCERT की line बहुत important है, ठीक है। Enzymes are very specific for a given substrate and they are named after that substrate, for example maltose. Sometimes enzymes are also named after the reaction, है ना, जैसे कि for example oxidorreductases, जो रेडॉक्स रिएक्शन में काम करता है तो उसको ऑक्सीडोरिडक्टेसेस बोलते हैं। कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का एडिशन। डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल यानी CO2 का रिमूवल करेगा। तो ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी। डीहाइड्रेज या हाइड्रेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, ऐसे बहुत सारे नाम हमने बायोलॉजी में ऑलरेडी किए हुए, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी नो या तो सबस्ट्रेट या तो एक्शन, ये हिसाब से एंजाइम को डिटरमाइन किया जा सकता है। अच्छा, हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम्स एक्ट। अब ये तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है दैट एनी कैटलिस्ट, बिकॉज दे आर कैटलिस्ट, दे रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी एक्टिवेशन के लिए चाहिए उसको वो कम कर देते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस थ्रेशोल्ड को पार कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सकते हैं, वो हमको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, the activation energy for hydrolysis of sucrose is 6.22 किलोजूल पर मोल। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, उसमें 6.22 किलोजूल पर मोल चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज अगर हम करें तो 2.15 किलोजूल पर मोल में हमारा काम हो जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट 1/3 हो जाती है, आप समझो 6 का 2 हो जाता है, 1/3 हो जाती है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट फंडा दैट एंजाइम एक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, एंजाइम को और डिटेल में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हैज बीन डिस्कस जो लिखा हुआ है ना, जहाँ पर हम बात करेंगे वेयर इज द साइट दैट द एंजाइम गेट्स अटैच्ड, एनी आइडिया? एक्टिव साइट, यस, है ना। एक्टिव और एलोस्टेरिक दो फंक्शंस होते हैं ना, दो टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में और स्टडी करेंगे। एलोस्टेरिक पता है आपको? ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे ही वाइटामिन है, जैसे एंजाइम्स का काम है वैसे ही वाइटामिन का काम है, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ वैसे पिछले लेक्चर्स में कि वाइटामिन जो है वो वाइटल अमाइंस होते थे और अदर वाइटल अमाइंस होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा वाइटामिन्स। विटामिन्स जिसको हम लोग अब अपने इंडिया में वेरी पॉपुलर वी कॉल देम विटामिन्स, यू शुड कॉल देम वाइटामिन्स, दे आर वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट अमाइंस, वाइटल अमाइंस। नाउ व्हाट अबाउट द विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स की वैरायटी कौन सी है, चलो बताओ। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, है ना, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर B complex, we don't call it B, we call it B complex, and you have vitamin C and also folic acid। और विटामिन B and C अगर याद रखो थोड़ी बहुत है, फोलिक एसिड को B कॉम्प्लेक्स में गिन लिया जाता है कई बार।
फैट सॉल्युबल कौन से, कौन सा, कौन सा? नहीं नहीं, इट्स अ डिफरेंट दिस थिंग, इट्स द नेम इज फॉलिक एसिड, नॉट बी समथिंग. अच्छा, फैट सॉल्युबल कौन सा है बताओ? फैट सॉल्युबल देखते हैं. KEDA. फैट सॉल्युबल इज कीड़ा. इजिएस्ट वे टू रिमेंबर. फैट सॉल्युबल विटामिन कोई आपको पूछे कौन से, तो बोलने का कीड़ा. कीड़ा जो है वो फैट सॉल्युबल है. KEDA. One very important aspect that people miss about water soluble and fat soluble. Now let's see if you can guess this. Fat soluble vitamins का जल्दी overdose नहीं हो सकता. Sorry, water soluble vitamins का overdose नहीं हो सकता. क्यों? करेक्ट. अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन इंसान ज़्यादा खा ले गलती से, तो वो वाया यूरिन निकल जाते हैं. तो आप देखोगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, तो इसकी हाइपर विटामिनोसिस कंडीशन जल्दी नहीं बनती. क्या नहीं बनती? हाइपर विटामिनोसिस कंडीशंस नहीं बनती. इट्स बिकॉज दे विल गेट एलिमिनेटेड. एक्स्ट्रा जो भी आया वो यूरिन में निकल जाएगा. बट जो फैट सॉल्युबल वाले वो स्टोर हो सकते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो उनकी हाइपर विटामिनोसिस कंडीशंस बन सकती है. कई केसेस में ऐसा देखने मिलता है. ओके. Most vitamins cannot be synthesized in the human body, and that's why we need to obtain them from the food. They are essential food factors, yes, because we cannot synthesize them. That's why हमने ऑलरेडी एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखे. एसेंशियल वो जो खाने की जरूरत है. अच्छा, there are certain bacteria in the gut that can produce some of the vitamins. Obviously, difficult to define them on the basis of structure. That is true. They are generally regarded as organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth. That's a very big faltu definition that you have to you don't have to memorize this, because state board students don't have to. CBSE students को ये memorize भी करना पड़ेगा. अच्छा, designated by alphabets and subgroups वगैरह वगैरह. The term vitamin was vital amine. They were earlier amino groups. Now obviously it is established कि सारे के सारे vitamins amino group नहीं, कुछ अलग भी होते हैं. Obviously. Fat soluble जैसा मैंने बता दिया, तो ये ADENK जैसा कीड़ा. They are stored in, very important. This is a very important question from NEET. Directly asked. कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर एंड एडिपोस. व्हाट एल्स वाज स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोस? लिवर एंड मसल, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा. और एक चीज ग्लाइकोजन, जो लिवर एंड मसल में स्टोर होती है. मैंने बताया भी था ना, चर्बी, डबल चिप, है ना. सो दैट. एंड वाटर सॉल्युबल में बी ग्रुप एंड विटामिन सी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर यू विल फाइंड. Water soluble should be regularly supplied. They are directly this thing. Cannot be stored except vitamin B12. है ना. विटामिन B12 को छोड़कर बाकी स्टोर नहीं हो सकते. तो विटामिन B12 सर्टेन एक्सटेंट तक, हमेशा नहीं, certain extent तक definitely store हो सकता है. Again, from a neat point of view from biology, let me ask you a very important question. What is the factor that is required for absorption of vitamin B12? Right? Very nice. So that is intrinsic factor of Castle. Good. Now, name etc. वो तो है, वो तो हम करेंगे ही, पर उसके जो विटामिन्स के अलग अलग नाम है और उनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनने समझने करने. ठीक है. विटामिन ए सोर्सेस सारे याद नहीं करने, कुछ टिपिकल सोर्सेस जो है वो याद करवाऊंगा मैं आपको, कुछ टिपिकल सोर्सेस. ठीक है. मेन है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नीट में. डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं 100%. ठीक है, देखते हैं जरा. विटामिन ए, कैरेट्स, ये स्पेसिफिक चीज है. विटामिन ए जो है ना,
वो ऑरेंज या रेड कलर, जो ब्राइटली ऑरेंज या रेड कलर के फूड होते हैं उसमें आपको रिच मिलेगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैरेट और बीट। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द सोर्सेज, पब्लिक रट्टा मारती है सोर्सेज को, राइट? इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द सोर्सेज यू सिंपली रिमेंबर डार्क रेड या ऑरेंज कलर का जो ये होगा ना वेजिटेबल या फूड, उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, आई हैड वन इडियट हु वुड आस्क मी, सर ऑरेंज कलर की मछली खाएंगे तो मिलेगा क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैंने से ऑरेंज कलर फूड मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्लांट सोर्सेज। ओके, एनिमल्स वैसे भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो प्लांट सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। हाँ, विटामिन, अगर मछली में इतना विटामिन होता है, फिश लिवर ऑयल में होता है, नो डाउट, बट वो फिश खुद नहीं बना रही, वो प्लैंकटन खा के उसके लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, बच्चों के सवाल अजीब होते हैं। खैर, तो ज़ेरोफ्थैल्मिया इज, ऑफ्थैल्म इज व्हाट? ऑफ्थैल्म इज आई, है ना? एंड ज़ेरोस, XEROS, ज़ेरोस, which means dry. Sclera means hardening. Scleros means hardening. Xerophthalmi, हाँ, ज़ेरोफाइट्स भी होते हैं प्लांट, डेजर्ट के प्लांट्स। तो यहाँ पर एक चीज गलत है ना, एनसीईआरटी में देखो हार्डनिंग दिया है, इट इज फर्स्ट इट बिकम्स एक्सट्रीमली ड्राई बिकॉज ऑफ विच इट हार्डन्स, ऐसा है। सो ज़ेरोफ्थैल्मिया इज एक्चुअली ड्राइंग ऑफ द आईज, ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया एंड देन हार्डनिंग। इंपॉर्टेंट टू नोट। नाइट ब्लाइंडनेस तो अपने को पता ही है। अच्छा, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। OL केमिस्ट्री, रेटिनॉल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं अबाउट विटामिन्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, जो आपको नोट करने हैं और याद करने हैं अबाउट सर्टेन विटामिन्स। विटामिन्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला लाइन, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, ठीक है, इट पार्टिसिपेट्स और इट कंट्रोल्स विजन through a process called, do you know the process, the name? Through the process called Wald's visual cycle। ये कहीं पे भी नहीं, yes, correct, and this cycle is basically 11 cis retinol getting converted into, अच्छा वो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, it is basically retinol getting converted into retinol and vice versa। मतलब ऑक्सीडाइज होता है रेटिनॉल जो है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन काम करता है, कौन? with the help of rhodopsin protein। कुछ बुक्स में आपको ऑप्सिन लिखा हुआ भी मिलेगा, बट एक्चुअली द होल नेम इज रोडोप्सिन, नॉट ऑप्सिन, रोडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है, तो रोडोप्सिन बेसिकली क्या करता है, वो रेटिनॉल को रेटिनल में कन्वर्ट करता है। अभी एक्चुअली वो सिस रेटिनॉल टू ट्रांस रेटिनल बनता है, ठीक है, इन द एक्चुअल साइकिल सिस रेटिनल टू ट्रांस रेटिनॉल बनता है, बट यू जस्ट रिमेंबर रेटिनॉल टू रेटिनल, द नेम इज इंपॉर्टेंट, Wald's visual cycle, and the protein that is involved is a rhodopsin, which is already present in your eye का cells, that is given in NCERT, बायो में दिया हुआ है ना, हाँ, बट उधर Wald's visual cycle मेंशन नहीं है, तो वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, और एक चीज, ज़ेरोफ्थैल्मिया तो ठीक है, ज़ेरोफ्थैल्मिया तो ठीक है, वो तो है ही। अलॉन्ग विद ड्राई
eyes, huh? Eyes नहीं, dry eyes, that is xerophthalmia. Dry skin is also caused. What is the name? Yeah. सिर्फ आंख ड्राई होगी ऐसा नहीं है, स्किन भी ड्राई होगी ना, करेक्ट. जेरोडर्मा, हाँ जेरोडर्मा हो सकता है, सही है. नाउ द ड्राइनेस ऑफ स्किन causes the dryness of the skin causes toad skin like appearance. टोड की स्किन देखिए, टोड फ्रॉग जैसा होता है बड़ा सा. फ्रॉग और टोड में फर्क ही यही है ना, टोड की जो ऊपर की चमड़ी है ना वो ऐसे रफ 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 वॉट्स जैसे होते हैं, उसको वॉट समझते हो, ऐसे कॉलीफ्लावर जैसा, हाँ, वैसा रफ स्किन. वो ड्राइनेस की वजह से वो ऐसे पैचेस आ जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्राइनोडर्मा. क्या बोलते हैं उसको? फ्राइनोडर्मा. दैट इज लिटरली toad skin. The word frinoderma literally means, yeah, so that condition is called frinoderma, toad skin appearance. अब ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, इस बायोमोलिक्यूल्स वाले पार्ट से. ओके, ठीक है. देन यू हैव विटामिन B1. B1 is thiamine, thymine DNA. THYMINE, THIAMINE, thiamine, that is thymine. ठीक है. ग्रीन वेजिटेबल्स, सिंपल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है. एनी डार्क कलर वेजिटेबल विल हैव विटामिन ए. ग्रीन वेजिटेबल में भी विटामिन ए थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर जैसा मैंने क्लियरली कहा कि लाल या ऑरेंज वाले में ज्यादा विटामिन ए होता है और डार्क ग्रीन वाले में B1 होता है. ऐसे याद रखने का. हाँ, गाजर खाना आंखों के लिए अच्छा होता है. यस, गाजर खाना आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके, देन यू हैव बेरी बेरी. व्हाई इज विटामिन B1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? नहीं हुआ तो इट विल कॉज बेरी बेरी. सो ऐसे याद रखने का, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बिकॉज इट विल कॉज बेरी बेरी, एंड दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ. ऑब्वियसली retarded growth only if it happens in childhood. हाँ, obviously. बचपन में नहीं मिला विटामिन B1 तो हाँ, exactly. Okay, B2, riboflavin. Chiliosis, some people call it chiliosis also. That's fine. Chiliosis, that is fissuring of the corners of the mouth. So corner of the mouth, ये एरिया कभी कभी होंठ फटने लगते हैं. अच्छा, ठंडी में तो ये, विंटर में तो होंठ फटते ही हैं. ऑब्वियसली दैट इज नॉट चीलियोसिस. चीलियोसिस इज द कंडीशन वेयर फिशरिंग हैपेंस ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी. मतलब वंस यू एस्टैब्लिश द कॉज देन ओनली यू कैन कॉल इट चीलियोसिस. बात समझे? नहीं तो पता चला विंटर में होंठ थोड़े फट गए, बोले नहीं मेरे को चीलियोसिस हो गया, ऐसा नहीं. ठीक है. यू विल नोटिस दैट अ लॉट ऑफ दीज वाइटामिन्स have effect, direct effect on the skin. देखो, पहले वाले में ड्राई हो रहा है, दूसरे वाले में फट रहा है स्किन, म्यूकोजा है ना. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट करने जैसी. तो चीलियोसिस क्या था? इट वॉज फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ. ठीक है. बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, वापस से तो स्किन का ड्राइनेस, इचिंग, बर्निंग. ओके. Then you have B6, that is pyridoxine. B6 that is pyridoxine. इसके लिए कोई सोर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब करेक्ट. कन्वर्जेंस बेसिकली एपिलेप्टिक अटैक्स. अटैक बोल सकते हो,
या सिंपल वर्ड्स, फिट्स। ठीक है, फिट्स, मिर्गी, मिर्गी बोलते हैं अपन हिंदी में। अच्छा, विटामिन B12, व्हाट इज द नेम फॉर विटामिन B12? दे हैव नॉट रिटन हियर बट यू शुड नो। Cyanocobalamin. Cyanocobalamin, and obviously it will contain what? Cobalt, right? पर्नीशियस अनीमिया ये कॉज करता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन के सेक्शन में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्नीशियस अनीमिया। आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है ना बॉडी में आयरन की, तो इट कॉजेस IDA, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो इट कॉजेस पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया के 100 टाइप में आपको बता सकता हूं। मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, है ना। मेगालोब्लास्टिक ऑल्सो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, बट स्पेसिफिक नहीं है। मेगालोब्लास्टिक इज ड्यू टू इमेच्योर आरबीसीज। बेसिकली जब आरबीसीज की डेवलपमेंट रुक जाती है ना, तब मेगालोब्लास्टिक होता है। तो वो किसी स्पेसिफिक विटामिन के लिए नहीं कहा जाता जनरली। B12 में इनफैक्ट बहुत जगह पे ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो ट्रू भी है मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में, कि B12 से पर्निशियस एज वेल एज मेगालोब्लास्टिक होगा, बट मेनली पर्निशियस। तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पर्निशियस का मतलब अर्थ क्या है? आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होना ही अनीमिया है ऑब्वियसली। हाँ जी, यस, डेफिनेटली। यस, गुड क्वेश्चन, सही। अच्छा, सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज फेमस, दिस इज जनरल नॉलेज, सबको पता होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स में होता है। बहुत लोग ना बड़ी गड़बड़ करते हैं, बहुत बच्चे मैंने दिखा है गड़बड़ करते हैं। लिखा है सिट्रस फ्रूट्स, एनसीईआरटी में लिख के आते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स है ना, और लिख के आ जाते हैं सिट्रिक एसिड, एक्चुअली है एस्कॉर्बिक एसिड। ये मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान से देख लेना। एंड आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, आंवला is the richest source of vitamin C. Of vitamin C. आंवला का अगर आंवला बोलो, विटामिन सी का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो स्कर्वी होगी। स्कर्वी इज हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। क्यों? सवाल ये नहीं लिखा हुआ ना एनसीईआरटी में। हाँ, ऐसा लिखा है कि विटामिन सी कम हुआ, ऐसा लिखा है कि विटामिन सी कम हुआ तो गम्स से ब्लीडिंग होगी। क्यों? वो समझते हैं। विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन प्रोटीन होता है ना टिश्यूज में, ये आप स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज नाम का एक चैप्टर है बायो में, उसमें पढ़ते हो। तो विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यूज। जब तक कोलेजन है ना अच्छा खासा आपके टिश्यूज में, तो टिश्यूज की इंटीग्रिटी, नाउ वेरी से इंटीग्रिटी। अब ये गम्स यानी कि ये पार्ट, मसूड़े, मराठी में अपन हिरडी बोलते हैं, गुजराती में पेंडा बोलते हैं, है ना। तो उसको, हिरडी को फर्म रखना, फर्म समझते हो? जो स्किन है ना, ये फर्मनेस क्या होती है? देखो, ये अगर मैं ऐसा खींचूं, स्ट्रेच करूं, वापस छोड़ा तो अपनी जगह पे जाना चाहिए, दैट इज अ फर्मनेस, है ना। तो जो गम्स है ना, उनकी फर्मनेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए कोलाजिन। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो इनडायरेक्टली एक्चुअली कोलाजिन की डेफिशिएंसी है। तो स्कर्वी इज ड्यू टू द ब्लीडिंग, इज ड्यू टू द कोलाजिन डेफिशिएंसी, है ना।
बहुत अच्छा, ओहो क्या बात है, बहुत सही क्वेश्चन, मैं आने ही वाला था उस पर कि वाई ओनली गम्स, वाई नॉट अदर टिश्यूज. Gums, your oral cavity, your mouth has the richest blood supply. So bleeding is seen easily in the gums. ये फ्रेजाइल है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी स्किन में भी कोलेजिन की जरूरत है, आपके हर टिश्यू में कोलेजिन की जरूरत है टेक्निकली, बट स्किन पे पूरा दिन ब्रूजिंग नहीं होगी ना, बात बात पे ब्रूजिंग होगी नहीं, बट मुंह में तो खाने गए कुछ भी, गम्स पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगा तो ब्रूजिंग होगी, ब्रश लगा तो ब्लीडिंग होगी, और बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, यानी कि बिना कुछ किए ऐसे बैठे बैठे भी खून आने लगेगा. तो यहां पर पता चलता है कोलेजिन की कमी इन जनरल होती है, बट गम्स में मैनिफेस्टेशन होता है उसका. समझे बात को? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड. सो लैक ऑफ कोलेजिन makes the gums friable. फ्राइबल का मतलब क्या? फ्राइबल का मतलब उसको फ्राई कर सकते हैं ऐसा नहीं. फ्राइबल मतलब इजीली ब्लीडिंग और इजीली, या फ्रेजाइल बोल सकते हो, इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो फ्रेजाइल, हाईली फ्रेजाइल. सो द टर्म दैट वी यूज इज फ्राइबल. फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं, या और सिंपल करना है तो इजीली, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रेजाइल की स्पेलिंग नहीं आ रही क्या मुझे, दिमाग खराब है मेरा, मैं बार बार फ्राइबल ही लिखने जा रहा हूँ. फ्रेजाइल. सो गम्स बिकम फ्राइबल और फ्रेजाइल, और इजीली ब्रूजेबल बोल सकते हो, इजीली ब्रूज हो जाते हैं. थोड़ा सा ब्रश लग गया, मैं तो रोज देखता हूँ, मेरे पास तो पेशेंट आते हैं तो कंप्लेंट लेके आते हैं कि भाई मसूड़े में थोड़ा सा ब्रश लगा, खून आ गया, है ना. अच्छा, हाँ, तो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी के टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स आती है विटामिन सी की. ओके, विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सोर्स याद रखने का. आनंद भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस, विटामिन डी है ना, वो बोलता है ना मुन्ना भाई उसको कि आनंद भाई बाहर जाने का, सनलाइट में बोले तो विटामिन डी मिलता है, वो याद रखने का, कभी नहीं भूलेंगे, है ना. तो रिकेट्स, अच्छा विटामिन डी का भी दो अलग अलग है एक्चुअली देखा जाए तो. विटामिन डी का बच्चों में रिकेट्स, बच्चों में क्या, रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया है. दोनों सेम, दोनों का मतलब सॉफ्ट बोन्स ही है, दोनों का मतलब फ्रेजाइल यानी कि सॉफ्ट बोन्स है. People often confuse this with osteoporosis, that is different. Osteoporosis is what happens in old age in females. उसका विटामिन डी के साथ ऐसा कुछ लेना देना नहीं. That is lack of estrogen. पोस्ट मेनोपॉजल होता है, ठीक है, उसको ऑस्टियो, करेक्ट, पोस्ट मेनोपॉजल. तो ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में फर्क समझना चाहिए और उसको कंफ्यूज नहीं करना. अच्छा, रिकेट्स में टिपिकली क्या दिखता है? करेक्ट, वेरी गुड. रिकेट्स कॉज बोइंग ऑफ लेग्स. क्योंकि क्यों होता है ऐसा? The legs become, the bone becomes very weak, the long bones of the leg become very weak, they cannot sustain the body weight. तो शरीर का वजन उस पर पड़ता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है. वेरी गुड, दैट इज बो लेगेड अपीयरेंस. ठीक है. विटामिन डी का दूसरा नाम लिखवा दूं? 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोले calciferol. This is the actual name of vitamin D. 1,25 डाइहाइड्रोक्सी, मतलब फर्स्ट पोजीशन और 25th पोजीशन पे दो OH ग्रुप लगे हुए है ना, कोले कैल्सीफेरॉल. ना विटामिन डी के बहुत सारे फॉर्म्स है, D1, D2, D3. D3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है, जो हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब भी करते हैं अपन, ठीक है. बट अगेन फॉर योर लेवल, फॉर योर दिस थिंग, इफ यू रिमेंबर दिस वन, इट इज मोर देन इनफ. 1,25. और इसीलिए बिकॉज ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है,
तो इसलिए बहुत सारे आपके रेफरेंस बुक्स और क्लासेस के नोट्स वगैरह में आपको सिर्फ कैल्सीफेरॉल लिखा हुआ मिलेगा, जो ठीक है, करेक्ट है, ना नहीं है, बट दे जस्ट यूज कैल्सीफेरॉल, दे डोंट यूज द होल थिंग 1 कॉमा, है ना। बहुत जगह पे इसका शॉर्ट फॉर्म भी, अब्रीविएटेड फॉर्म भी मिलता है 125 DHCC, विच इज द सेम थिंग। हाँ, 1,25 DHCC, which means 1,25 dihydroxycholecalciferol. Okay, you have vitamin E. Vitamin E का दूसरा नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरॉल। बाकी ये सब फालतू है, ठीक है। विटामिन ई की डिफिशियंसी से फ्रेजाइल आरबीसीज होंगे, मस्कुलर वीकनेस होगा, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। बट वन थिंग दैट इज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिशिएंसी विल लीड टू स्टेरिलिटी। करेक्ट, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी भी होती है इन मोस्ट केसेस। बायोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से आपको स्टेरिलिटी पढ़ने मिलेगा, मतलब बेसिकली गैमेट प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। विटामिन के इज वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स ना, नॉट ट्रू। प्रोथ्रोम्बिन इज वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। बहुत जगह पे आपको विटामिन के का दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बिन लिखा हुआ मिलेगा, बट इट इज टेक्निकली नॉट राइट। विटामिन के इज विटामिन के ओनली। प्रोथ्रोम्बिन जो वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वन ऑफ द मेन क्लॉटिंग फैक्टर्स है, उसके एक्शन के लिए, उसको काम करने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्वियस है कि अगर ये विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी जल्दी, तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हुए अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अबाउट द विटामिन। विटामिन ई में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो या तो यहाँ पे नोट्स में लिख दी अलग से, या तो इसमें ही साथ में ऐड कर दी जो एक्स्ट्रा चीजें, काफी कुछ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग डीएनए आरएनए। ये तो आप नीट वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबको पता ही है। हेरिडिटी क्या होती है ना, हेरिडिटी वेरिएशन, हाँ ये पूरा छाप दिया वो लोग ने, वो स्टार्टिंग का वो जो बायो वाला पार्ट है वही छापा हुआ है केमिस्ट्री में। दैट्स फाइन, जस्ट इसको क्विकली अपन फिनिश कर देते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। दैट इज डीएनए एंड आरएनए। वॉटसन एंड क्रिक, along with क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस। यस, वॉटसन ने 1962 में नोबेल प्राइज शेयर किया था। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बोला हुआ है वैसे, बाय द वे, ठीक है। दे हैड प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। दे हैड यूज्ड वायर्स टू एक्चुअली क्रिएट अ मॉडल। वो लोग ने प्रेजेंट, तब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थोड़ी थी, वो मॉडल के साथ वो लोग ने मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है। Now here one important thing is how they made it like a ladder, ठीक है। They made it like a twisted ladder and the rails of the ladder represent phosphate and sugar deoxyribose. The rungs of the ladder are purine pyrimidine bases. Now technically is this correct? Are the rungs the bases? No, rungs are the hydrogen bonds, exactly. The rungs are the hydrogen bonds joining the bases. ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी, हमको पता ही है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है डीएनए में, है ना। अपने को पता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, और ये भी पता है कि व्हाट डू यू से, जस्ट वन सेक, complementary base pairing is called what rule? Which, according to which Chargaff's rule? Yes, Erwin Chargaff, according to that rule that is given. ठीक है, तो बाकी इतना कुछ ये नहीं है। अभी हमने बिकॉज हमने केमिस्ट्री में इतना डिटेल में हैवर्थ प्रोजेक्शन किया है, नाउ द स्ट्रक्चर दैट यू स्टडी इन बायोलॉजी विल मेक सो मच मोर सेंस। चेक, बिकॉज ऑफ दिस शुगर का स्ट्रक्चर
Now you'll see, अच्छा हाँ ये राइबोज होता है. A lot of the students they study DNA first in bio because it's in the second chapter, and then later they study it here. तब समझता, बिकॉज वहां पर डीएनए के स्ट्रक्चर देख के लगता है क्या ही बना है यार ये, बट बाद में पता चलता है, तब आप रट्टा मारते हो. करेक्ट, तब आप रट्टा मारते हो. बट यहाँ पे आके हैवर्थ समझता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये जो लास्ट वाला कार्बन है वो तो CH2OH ऊपर ही जाता है, ये तो मैंने बताया हुआ है. ठीक है, फिर ये H, फिर यहाँ पर OH H, यहाँ पर OH H, यहाँ पर H OH. ठीक है, और बिकॉज ये हमने क्लियर किया हुआ है कि ये वाला OH और ये वाला सेम प्लेन में, तो बीटा चेक, बीटा बाजू बाजू बीटा, ऐसे किया था. तो यहाँ पर ये दिस नाउ मेक्स सो मच सेंस. अच्छा D, क्योंकि हाँ ऑल नेचुरल शुगर्स आर D. राइबोस यस है ना, अल्डो पेंटोज है, पता है हमको. और उसमें बायो में ये भी दिया हुआ है क्लियरली कि सेकेंड पोजीशन का ये OH और इसको चेक करो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है देखो, तो सेकेंड पोजीशन पे तो इट इज डीऑक्सीराइबोस 2, बट 2 डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सीराइबोस ये तो ठीक है, बट कौन सी पोजीशन से ऑक्सीजन कम हुआ ये भी पता होना चाहिए. तो सेकेंड पोजीशन से कम हुआ. हाउ इजी इट इज नाउ, है ना. ये जो शुगर मोएटी, मोएटी वर्ड लिखा है, बच्चे लेके आते कई बार, सर मोएटी मतलब एंटिटी, सेट, अ ग्रुप, दैट इज मोएटी. Then the easy part, there are 4 nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine, thymine. सबको मालूम है, प्यूरीन, पायरिमिडीन वगैरह वगैरह. The structures, you have to actually draw and practice the structures of all 5. Now again, bio में इनके structures पे इतना focus नहीं होता, पर यहाँ पर आपको chemistry के point of view से structures को draw and practice. ठीक है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, इसमें अमाइन ग्रुप है, जैसे कि टिपिकल चीज़ है, इसके ऊपर MCQ आता है, इसमें अमाइन ग्रुप है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, देखो दिख रहा है. तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स का फर्क आपको इजीली समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली. और यहाँ पर तो किसी अंधे को भी दिखेगा कि सिंगल रिंग वाले कौन से और डबल रिंग वाले कौन से है. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है बायो में, हमको पता ही है, बट फिर से कर लेते हैं. ठीक है, मैं ये बार बार ऐसे बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जो जिन्होंने बायो नहीं लिया, PCM को भी तो केमिस्ट्री तो पढ़नी होती है, तो उनको भी तो ये पता होना चाहिए. न्यूक्लियोसाइड देखा जाए तो फर्स्ट पोजिशन ऑफ शुगर, बेस इज ऑलवेज अटैच टू फर्स्ट पोजिशन. अच्छा ये देखना ध्यान से जरा, व्हेन आई से शुगर इट हैज 5 कार्बन एटम्स, है ना. इन दिस केस डीएनए का शुगर, डीएनए या आरएनए कोई भी हो, बट शुगर हैज 5 कार्बन एटम्स. उसमें जो ऑड नंबर पोजीशन है ना 1, 3 एंड 5, इन पे अटैचमेंट्स होती है, बराबर. ये आपको बायो में भी काम आएगा. 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, 3 पे OH होता है, और 5 पे फॉस्फेट होता है. अब आप बोलोगे सर 5 पे भी तो OH होता है ना. 5 पे OH ओरिजिनली था बेटा, बट डीएनए बनाते वक्त 5 पे OH हटा के फॉस्फेट लगाए, चेक करो. तो मैं ऐसा बता रहा हूं क्लियरली कि 3 पे OH मेंटेन्ड है, 3 पे OH मेंटेन्ड है, और 5 पे फॉस्फेट आया है, 1 पे बेस आया है. ये इंपॉर्टेंट है समझना. और एक चीज, पब्लिक आर्ग्यू क्या करती है, सर यहाँ पे तो मेरे को 2 पे भी OH दिख रहा है. बेटा डीएनए में तो 2 पे OH नहीं दिखेगा, है ना. तो अगर ऐसा सवाल है दिमाग में तो पहले क्लियर हो जाए. अच्छा, 2 न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ज्वाइंट होते हैं ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ये पता है अपने को. 5' 3' ये भी मालूम है. इनफैक्ट डीएनए की पूरी जो हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं वो इस बेसिस पे देखते हैं, एक 3' एंड होती है और एक 5' एंड होती है. इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा रेप्लिकेशन का जो पूरा फंडा है उसके ऊपर बेस किया हुआ है. ओकाजाकी फ्रेगमेंट, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओरिएंटेशन के हिसाब से देखते हैं. ठीक है, तो जिस तरह से डायग्राम्स आर गिवन वेरी वेरी नाइसली हियर, बहुत अच्छे दिए हुए. राइट, ओके.
सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, इसको एन टाइम्स करने का, सिंपल। ठीक है, वापस से उन्होंने वापस रिपीट किया है वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, फिर से रिपीट। आरएनए जो है, आरएनए नॉर्मली स्ट्रेट चेन फॉर्म में होता है, वो ट्विस्टेड नहीं होता, बट उसके अलग अलग वेराइटीज हमने पढ़े हैं ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए अगर हम देखें तो 3 टाइप्स, कौन से? एम आरएनए दैट इज मैसेंजर, राइबोसोमल आरएनए दैट इज आर, ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए भी बोलते हैं कुछ लोग, दैट इज टी। बायो में एनसीईआरटी में इसके परसेंटेज भी दिए हुए है ना, परसेंटेज भी दिए। यस, मैसेंजर आरएनए 3 to 5% होता है आउट ऑफ द टोटल आरएनए। राइबोसोमल जो है वो अराउंड ऑलमोस्ट 75 to 80% होता है, और ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% होता है। अगर नहीं पता तो ये लिख के लेना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हरगोबिंद खुराना के बारे में दिया हुआ है, वो तो हमको मालूम ही है। निरेनबर्ग एंड हॉली एंड मथाई, निरेनबर्ग, हॉली, मथाई, तीनों ने मिलकर काम किया था। प्राइज मिला था खुराना, निरेनबर्ग एंड हॉली को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिताजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर हैं डॉक्टर लालजी सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या नाम है? डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है, एक छोटा सा आपको काम दूंगा कि इन जनरल कौन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, वो आप फाइंड करो। दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इन जनरल एक दूसरा नाम दिया हुआ है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, और इंडिया में खास करके इंडिया में लालजी सिंह। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, सीक्वेंसिंग, डीएनए की सीक्वेंसिंग करना और उनकी फिंगरप्रिंटिंग करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या है ये? तो डीएनए के सीक्वेंस को रीड करना। जैसे सीक्वेंस को रीड करना मतलब बेस पेयरिंग के सीक्वेंस को रीड करना, ए टी जी सी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं वो। हाउ मेनी बेस पेयर्स इन द ह्यूमन डीएनए? दिस इज गिवन इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दैट चैप्टर इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। कितने? बेसिक है, पता होना चाहिए। 6.6 बिलियन आपकी बुक में दिया है, 3.3 बिलियन इन वन स्ट्रैंड, इन वन सेट। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया है 3.3 बिलियन इन वन सेट। ऑब्वियसली अपने पास 2 सेट्स होते हैं ना, अपने पास अपन 2n है, 2n, तो 6.6 बिलियन। ठीक है, लास्ट है आपके बुक में इकोलाई दिया है, इकोलाई दिया है, ह्यूमंस दिया है, और एक 5x576 ऐसा नाम का एक वायरस भी दिया हुआ है। हाँ, ये वाला, ठीक है। सो अच्छा, ये न्यूक्लिक एसिड फंक्शंस फालतू है, ये सब कुछ नहीं रे बाबा। आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, पता है सबको। डीएनए का फंक्शन है क्या? आइडेंटिटी मेंटेन करना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। हॉर्मोन्स लास्ट, फटाफट। हॉर्मोन्स आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स produced by endocrine gland. What are endocrine glands? Ductless glands. Some of them are steroids like estrogens and androgens. Androgens are male sex hormones, estrogens are female sex hormones. Some are polypeptides. कोई बात नहीं, we'll finish this off ना. Some are polypeptides. Insulin is a polypeptide, not a protein, right? ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड सम आर अमाइनो एसिड। तो इंसुलिन एंड एंडोर्फिन, एंडोर्फिन्स आर रिलीज बाय योर ब्रेन व्हेन यू फील हैप्पी। वो अलग। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड। एंडोर्फिन्स आर हार्मोन्स दैट आर रिलीज बाय योर ब्रेन व्हेन यू फील हैप्पी। दैट इज जैसे कि व्हेन यू हैव
when you have chocolate, that happiness that you feel, when you meet your friend after a long time, lockdown में मिले नहीं, पहली बार मिले, है ना, लड़की को प्रपोज किया, उसने हाँ बोला, तो जो खुशी आती है, एंडोर्फिन्स. Do not confuse this with oxytocin. Oxytocin is the love hormone. Endorphins is just feeling nice and happy, not love. दोनों में फर्क है. और ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग. हाँ, हार्मोन्स का काम क्या है? हाँ, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दो हार्मोन जो है ना, ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, स्टोर और सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने का. सिंथेसाइज्ड बाय, सिक्रेटेड बाय. अच्छा, इंसुलिन का रोल क्या है? तो कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज द रोल ऑफ इंसुलिन. ठीक है. इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है? Yes, insulin is secreted by beta cells of islets of Langerhans. बहुत लोग इसको islets बोलते हैं, गधे. Islets of Langerhans in the pancreas. Is this endocrine or exocrine? So pancreas is endocrine. Pancreas does not have a duct. Pancreas is a mixed gland. Yes, pancreas is a mixed gland. One part of it is exocrine जो digestion में help करता है. One part of it is endocrine जो insulin, glucagon और तीसरा क्या था? सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है. ठीक है. ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा. इंसुलिन क्या करेगा? उसको कम करेगा. सो द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द फंक्शन. एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, तो दोनों अपने अपने काम करेंगे तो एकदम मेंटेन्ड रहेगा. सेम वे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इनका भी एक काम है. तो ये क्या करते हैं? इनको हम लोग फाइट, फ्लाइट, फ्राइट हार्मोन्स कहते हैं. ग्रोथ हार्मोन तो पता ही है, रोल ऑफ डेवलपमेंट. थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड. ये मैंने ऑलरेडी कहा है. अमाइनो एसिड टायरोसिन, पिछले लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि टायरोसिन के अंदर थायराइड ग्लैंड की एक सिक्रीशन आती है, तो थायरोग्लोबुलिन बनता है. फिर इसमें आयोडीन होता है, तो T3 और T4 बनता है. हाइपोथायरॉयडिज्म, लो लेवल्स ऑफ थायराइड होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिसमें लेथार्जीनेस नहीं होती है, लेथार्जी होती है. लेथार्जीनेस, ये कौन सी इंग्लिश हुई भाई? लेथार्जी एंड ओबेसिटी. हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो उल्टा, ओवर एक्टिव इंसान हो जाएगा और उसका वजन फटाफट कम होने लगेगा. ऑफ कोर्स हाइपरथायरॉयड पेशेंट जो है, हाइपरथायरॉयडिक पेशेंट जो है आपका उसका वजन कम होगा, उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है ना, बिकॉज थायराइड कंट्रोल्स योर BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, गॉइटर. गॉइटर का मतलब क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड. ये ज्यादा करके कहाँ होता है? ये होता है हिली एरियाज. ये होता है, करेक्ट, हैपेंस इन हिली एरियाज, बिकॉज पानी में आयोडीन की कमी है. इसलिए तो नमक में आयोडीन डाल के बेचते हैं. टाटा नमक, देश का नमक. क्यों? क्योंकि गरीब हो या अमीर हो, नमक तो खाएगा. 10 रुपये किलो मिलता है, अफोर्ड कर सकता है. इसीलिए चूज किया गया, बहुत प्लानिंग करके स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया कि क्या करें ताकि गॉइटर ना हो लोगों को. बोला भाई नमक में डालो, चावल गेहूं किसी में नहीं डाल सकते. क्या? कॉस्ट बढ़ जाएगा.
नमक का कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर गरीब लोग नहीं खा पाएंगे, है ना? हाँ, पोटेशियम, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, जनरली वी ऐड सोडियम आयोडाइड with NaCl. You have crystals of Na also. ठीक है. Then you have last part, that is complete biology. Actually इसमें से chemistry में तो कोई question नहीं आएगा for sure. That is completely bio. Steroid hormones, adrenal cortex, gonads, that is testes and ovaries. एड्रेनल कॉर्टेक्स में से जो हार्मोन्स आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रोल, एंड स्ट्रेस रिएक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसा अभी हमने देखा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है कौन सा? अल्डोस्टेरॉन, है ना? Aldosterone is the main example of mineralocorticoids. It controls excretion of salt and water. Then you have, if adrenal cortex does not function properly, then the result is Addison's disease, characterized by hypoglycemia, weakness, and stress susceptibility. Addison's disease, adrenal cortex अगर अच्छी तरह function ना करे तो Addison's का disease होगा. There are two types of disease ना, Cushing syndrome and Addison syndrome. Hyper वर्क होगा ना, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स ज्यादा काम कर रहा है तो कुशिंग्स, और कम काम कर रहा है तो एडिसन्स, ऐसा है. ठीक है. देन यू हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है. मेल्स को दाढ़ी आना, उनकी लैरिंग्स यानी एडम्स एप्पल बड़ा होना, ऑल दोस, फेशियल हेयर, डीप वॉइस, है ना? वैसे ही सेम एस्ट्राडायोल इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन. एक्चुअली एस्ट्राडायोल जो है वो इसमें लिखा हुआ है, अगेन दैट इज अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग उसको ईस्ट्रोजन के नाम से पढ़ते हैं बायो में. एक ही बात है, आपके लिए एक ही बात है. कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, करेक्ट. ईस्ट्रोजन इज अ टाइप, करेक्ट. एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस, क्या? Exactly, it just maintains, it does not cause the pregnancy, it does not bring about the pregnancy, of course. यहाँ पे ऐसा लिखा है it prepares the uterus, not very true, but ठीक है, not completely true I would say. Its main idea is to maintain the pregnancy, not prepare the pregnancy. But ठीक है, चलो. तो यहाँ पर खत्म हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स का सारा एस्पेक्ट्स. इट्स डन.